हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट और फाइन होंगे। तो बच्चों, आपका एग्जामिनेशन का डेट आ चुका है और उम्मीद है आप लोग अपनी तैयारी को लेकर के बहुत ही सीरियस होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आप लोगों के सामाजिक विज्ञान की तैयारी को थोड़ा सा और बेहतर करने के लिए मैं आपके सामने लेकर आया हूं आज क्लास 9 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि सामाजिक विज्ञान का रहने वाला है। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और यदि आपने अपनी तैयारी को कंप्लीट कर लिया है तो आज ये एमसीक्यूज की जो सीरीज है, इस एमसीक्यूज की सीरीज में आपका कितना स्कोर आता है इसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और टेस्ट करें अपने आप को कि आपने कितनी अच्छी तैयारी कर रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को एकदम बहुत ही अच्छे से। और जितना भी क्वेश्चन है इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देते जा सकते हैं या तो किसी एक पेन पेपर पे आप लिखते जाओ और सबसे लास्ट में अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इससे आपको अपनी तैयारी पता चलती है। आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है स्वतंत्रता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शायद कभी आया हुआ है, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसे भी आप ध्यान में रखें। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति से संबंधित है। यहां पर ध्यान रखना है, एक शब्द याद रखना है जो कि है आपका FEL फेल, है ना। FEL फेल। F से होता है फ्रेटर्निटी, E से होता है इक्वालिटी, L से होता है लिबर्टी। मतलब स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये नारा किस क्रांति से संबंधित है। तो इसका जवाब अभी तक आपको मिल चुका होगा। इसका सही उत्तर है बच्चों, ये है आपका फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति में ही सबसे पहले ये विचारधारा जो है वो समाज में फैली थी और इस विचारधारा के आधार पे ही पूरी क्रांति जो है वो कंप्लीट होती है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अक्टूबर क्रांति के नेता कौन थे। अब देखो ये अक्टूबर क्रांति किससे संबंधित है। तो अक्टूबर क्रांति की जब हम बात करते हैं तो अक्टूबर क्रांति रूसी क्रांति से संबंधित है ना। एक आपने पढ़ा होगा अक्टूबर क्रांति, है ना। तो ये अक्टूबर क्रांति के जो नेता है वो कौन है, तो उसका पूरा नाम था व्लादिमीर लेनिन, मतलब लेनिन हो जाएगा इसका सही जवाब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से मतलब समझ रहे होंगे या तो अपना क्वेश्चन का जवाब दे रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फांसीवाद की विचारधारा किस देश में प्रचलित हुई। एकदम फटाफट हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एकदम एनर्जी के साथ। और यदि आप लोग समझ रहे होंगे सारे क्वेश्चन तो अपना स्कोर जरूर बनाएं और लास्ट पे अपने कमेंट बॉक्स में इसे जरूर लिखें। आइए क्वेश्चन पे आते हैं। फांसीवाद की विचारधारा किस देश से संबंधित है। अब देखो फांसीवाद की जो विचारधारा है ये बच्चों स्टार्ट हुआ था इटली से और इसके तहत जो है वो समझ लीजिए इस देश में बहुत ज्यादा प्रचलित है। इसी देश से जो है फांसीवाद की विचारधारा बहुत ज्यादा वर्ल्ड वाइड फेमस होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी में नाजी पार्टी का नेतृत्व किसने किया। अब आपने ये जरूर पढ़ा होगा चैप्टर नंबर शायद सेकंड में, है ना। उसमें आप लोगों ने पढ़ा है कि जर्मनी में नाजी पार्टी, ये जो नाजी पार्टी है इसका नेतृत्व किसने किया था। या तो नाजी पार्टी या कहीं कहीं नाजी पार्टी, ऐसे कुछ आपको लिखा हुआ दिख सकता है। अब जब हम नाजी पार्टी की बात करते हैं तो इसमें मुसोलिनी होगा, स्टालिन होगा, हिटलर होगा या चर्चिल होगा। तो बच्चों आप जानते हैं इसका सही आंसर है एडोल्फ हिटलर। अब इसके बारे में यदि आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम जानते हैं कि नाजी पार्टी जो है इसके मेन नेता है आपका एडोल्फ, क्या होगा, एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर। और एडोल्फ हिटलर जो है इनका जन्म हुआ था बच्चों ऑस्ट्रिया में। कहाँ, ऑस्ट्रिया में जन्म हुआ था। और ये जो है सो जर्मनी के तानाशाही शासक माने जाते हैं। तो जर्मनी के एक तानाशाही शासक माने जाते हैं। इन्होंने यहूदियों को जो है, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है, इन्होंने यहूदियों के खिलाफ सबसे ज्यादा समझ लीजिए कि अपना शासन व्यवस्था में, तानाशाही शासन व्यवस्था में सबसे ज्यादा जो है यहूदियों को मारने का काम किया था। ये जो है एडोल्फ हिटलर, ये नाजी पार्टी जिसका एक सिंबल होता है, मतलब इसके जो है सो जो पार्टी है, पार्टी का एक सिंबल है, चिन्ह है, ये है बच्चों आपको याद रखना है, ये है स्वास्तिक, है ना। तो ये जो स्वास्तिक आपको नजर आ रहा है, ये स्वास्तिक जो है ये नाजी पार्टी का सिंबल होता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है ये सारे पॉइंट्स को। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब होती है। अब जब हम द्वितीय विश्व युद्ध की बात करते हैं सबसे पहले ये बताओ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुआ। तो आप जानते होंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो होता है ये आपका चलता है 1914 से लेकर के 1918 तक। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जब हम बात करते हैं तो ये चलता है 1939 से लेकर 1945 तक। तो आपको समझ में आ चुका होगा अभी तक कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब होती है, तो 1939 में होती है। ठीक है, सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। ये अच्छा, ये भी याद रखना है कि किनके बीच में ये युद्ध हुआ था। तो याद रखना है धुरी शक्ति और धुरी शक्ति होगा, एक तरफ मित्र राष्ट्र थे और एक तरफ धुरी शक्ति। इस तरह से आपको याद रखना है कि किनके बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है 1917 में रूसी क्रांति किस महीने में हुई थी। मतलब 1917 की जो रूसी क्रांति है ये कब हुआ था। तो आपने अभी भी पढ़ा है अक्टूबर क्रांति, तो याद रखना है ये अक्टूबर में हुआ था। मतलब 1917 की रूसी क्रांति जो है वो अक्टूबर महीने से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है रूसी क्रांति का मुख्य कारण क्या था, बताना है क्वेश्चन।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रूसी क्रांति का आखिर मुख्य कारण। देखिए आपके एग्जाम में इस तरह से लैंग्वेज वाले प्रश्न जो इस तरह से जो वन वर्ड नहीं हो, इस तरह से थोड़ा सा हो, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बनते हैं। क्वेश्चन है रूसी क्रांति का मुख्य कारण क्या था? जार शासन की दमनकारी नीतियां, या औद्योगिक विकास, या कृषि में प्रगति, या तो रूस की समृद्धि। बताना है सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब है जार शासन की दमनकारी नीतियां। अब ये जार क्या होता है? देखिए जैसे फ्रांस में आपने पढ़ा होगा जो भी शासक होते थे वो अपने नाम के पहले लुई शब्द लगाते थे, वैसे ही जहां पर जो ये रूस है, रूस में जो भी शासक होता था, जो भी समझ लीजिए शासन व्यवस्था में होता था, वो अपने नाम के पहले जार लगाता था। तो उस समय जिस समय आपने पढ़ा होगा कि रूसी क्रांति जब हो रही थी उस समय वहां के जो शासक थे वो थे जार निकोलस, है ना, याद रखना है जार निकोलस द्वितीय, है ना, ये थे उनके वहां के शासक। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, जार शासन की दमनकारी नीतियां, ये बहुत ज्यादा दमन करता था, वहां की जो पब्लिक होती थी उन्हें बहुत सताता था। यही वजह था कि रूसी क्रांति वहां पे होती है और राष्ट्रवाद की विचारधारा कहीं ना कहीं फैलती है समाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 1917 के अक्टूबर क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1917 का जो अक्टूबर क्रांति था बच्चों, इसका नेतृत्व किसने किया था? स्टालिन, लेनिन, या ट्रोट्स्की, या तो कार्ल मार्क्स। शायद ये क्वेश्चन हमने पढ़ा है पहले भी। इसका जवाब क्या होगा? लेनिन होगा। आई थिंक ये रिपीटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाँ, बोल्शेविक पार्टी की विचारधारा किस पर आधारित है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बोल्शेविक पार्टी जो है इनकी विचारधारा किस पर आधारित है? पूंजीवाद, समाजवाद, सामंतवाद, या लोकतंत्र? तो अब देखिए जब हम पढ़ते हैं रूसी क्रांति 1917, है ना, 1917 में जब रूसी क्रांति होती है तो जार निकोलस के उस दमनकारी नीतियों को हटाते हुए और वहां पर समाजवाद की विचारधारा को फैलाने की बात कही गई। समाजवाद की विचारधारा से क्या होता है कि सभी लोगों को एकदम बराबरी का अधिकार दिया जाएगा, कोई भी ऊंचा या नीचा ना होगा, ना तो आर्थिक लेवल पे, ना तो सामाजिक लेवल पे, ना तो राजनीतिक लेवल पे, कोई भी किसी को भी ऊंचा नीचा नहीं माना जाएगा और सबको बराबरी का अधिकार दिया जाएगा। ये समाजवाद की मुख्य जो विचारधारा है ये इस पर आधारित होता है। तो बोल्शेविक पार्टी जो है, जैसे ही रूसी क्रांति होता है इसके बाद आपने पढ़ा होगा कि बोल्शेविक पार्टी के जो नेता थे व्लादिमीर लेनिन, उनके नेतृत्व में जो है वो समाजवाद की विचारधारा को रखा गया था सोसाइटी में। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, रूसी क्रांति के बाद रूस पर किसका शासन स्थापित हो गया? तो अभी भी आपने पढ़ा कि रूसी क्रांति के बाद जो है, जब रूसी क्रांति हुई 1917 में, उसके बाद जो है सब किसका शासन व्यवस्था में देखने को मिलता है? तो वो याद रखना है आपको, बोल्शेविक पार्टी का नेता व्लादिमीर लेनिन। उन्होंने जो है सो अपने नेतृत्व में समाजवादी विचारधारा को फैलाते हुए और बोल्शेविक पार्टी का शासन व्यवस्था में देखने को मिलता है। कहां? तो रूसी क्रांति के बाद रूस में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस की अस्थायी सरकार का प्रमुख कौन था? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि रूस का जो अस्थायी सरकार था उसका प्रमुख कौन था? स्टालिन, अलेक्जेंडर थर्ड, केरेंस्की, या ट्रोट्स्की? तो इसका जवाब देना है कि रूस के जो अस्थायी सरकार था इसका जो आपका प्रमुख जो थे उसका नाम था बच्चों केरेंस्की। क्या था? केरेंस्की। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, रूसी क्रांति के दौरान किस वर्ग ने सबसे अधिक समर्थन किया? अब देखो जो रूसी क्रांति हुआ है, हमेशा बड़ी से बड़ी जो क्रांति हुई है वो हमेशा निम्न वर्ग के लोगों के द्वारा ही हुआ है। निम्न वर्ग के द्वारा जब उनके ऊपर दमन बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत उसका शोषण किया जाता है, जो वहां के राजा होते हैं वो यदि उनका बहुत दमन करते हैं तो हमेशा निम्न वर्ग के लोगों के द्वारा ही बड़ी से बड़ी क्रांति हुई है बच्चों। तो यहाँ पर भी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? किसान और मजदूर। किसान और मजदूरों के द्वारा ही रूसी क्रांति की शुरुआत की जाती है, जैसे आपने फ्रांस में भी पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरवाहा की जीवन शैली कैसी होती है? अब देखिए ये चरवाहा से आ गया, तो चरवाहों की जो, चारवाहा लिख दिया, चरवाहा, है ना, चरवाहों की जो जीवन शैली होती है कैसी होती है? क्या ये अस्थायी, हमेशा परमानेंट एक ही जगह पे रहते हैं, या ये अस्थायी होता है, या शहरी होता है, या आधुनिक होता है? तो इसका जवाब सोचो क्या हो सकता है। तो चरवाहों की जिंदगी हमेशा इधर से उधर घूमने वाला होता है, मतलब अस्थायी होता है। ये हमेशा अपने भेड़ बकरियों को लेकर के उस क्षेत्र में निकल जाते हैं जहां पर उनके पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था हो सकती हो, इसीलिए ये हमेशा से अस्थायी, मतलब अस्थायी का मतलब क्या होता है? टेम्पररी, है ना। ये टेम्पररी अपना जो है सो समझ लीजिए जीवन शैली जीते हैं, मतलब कभी यहाँ कभी वहां, ऐसा इनका जिंदगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश मुख्य रूप से घुमंतु चरवाहों का घर है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें आप वीवीआई लगा लो और बताओ इसका सही जवाब कितने बच्चे दे सकते हैं। देखते हैं इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। क्या हो सकता है बताओ, कौन सा देश मुख्य रूप से घुमंतु चरवाहों का घर माना जाता है? मतलब सबसे ज्यादा घुमंतु चरवाहा जो है आपको इनमें से किस देश में देखने को मिलता है? यदि आप इसका सही जवाब जानते हो तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से जवाब लिखे, क्या हो सकता है बताओ। घुमंतु खेतों का घर, घुमंतु चरवाहों का घर, ये कौन हो सकता है बताइए? भारत, मंगोलिया, इंग्लैंड, या फ्रांस?
तो सही जवाब क्या होगा बच्चों? इसका सही जवाब है मंगोलिया, है ना। कितने बच्चों का सही हुआ बताओ 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 बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास 50 क्वेश्चन का एक लिस्ट है बच्चों, इसीलिए एकदम जल्दी से जुड़े रहें और सारे क्वेश्चंस का जवाब आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखते रहें, या तो साइड में एक नोटबुक में लेकर के सारा स्कोर को आप मिलाते रहें, ताकि लास्ट में आप अपने आप को एनालाइज कर पाए कि आप कहां पे स्टैंड करते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मसाई लैंड के बारे में क्वेश्चन आ गया है। तो मसाई चरवाहे जो हैं, 1 मिनट प्लीज, क्या है क्वेश्चन? तो मसाई चरवाहे मुख्य रूप से कहां पाए जाते हैं? भारत, अमेरिका, पूर्वी अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया? सही जवाब क्या होगा बताओ? तो मसाई चरवाहे यदि हम बात करते हैं तो मसाई चरवाहे जो है वो सबसे ज्यादा पूर्वी अफ्रीका में हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पूर्वी अफ्रीका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि चरवाहे आमतौर पे किस प्रकार के जानवर पालते हैं? अब बताओ, ये जो चरवाहे होते हैं बच्चों, ये किस तरह के जानवर, मतलब ज्यादातर कैसे जानवर ये पालते हैं? तो बच्चों इसके पास गाय, भैंस, ऊंट, घोड़े, भेड़ या बकरियां, या हाथी और गेंडे, ये सबसे ज्यादा क्या पालते हैं? तो ये पालते हैं भेड़ और बकरियां, है ना। क्योंकि इनसे, भेड़ों से इन्हें जो है सो ऊन प्राप्त हो जाता है, जिसे बेच करके वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स को भी वो बेच करके और साथ साथ में बेचते हैं। इसके साथ साथ यदि हम बकरियों की बात करें तो इनसे दूध और कभी कभी इन्हें भी मार करके खाने का काम ये कर लेते हैं। तो इस तरह से ये भेड़ और बकरियां जो है वो इनके लिए यूजफुल रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक चरवाहों के जीवन को प्रभावित करता है? अब देखिए, जब हम चरवाहों की बात करते हैं तो चरवाहों की जीवन शैली जो है ये किसके वजह से प्रभावित होता है? सबसे ज्यादा कौन इनके लाइफ में चैलेंजिंग होता है, किनके वजह से इनका लाइफ बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण बनता है? जलवायु परिवर्तन के कारण, शहरीकरण के कारण, सरकारी नीतियों के कारण, या उपयुक्त में से सभी? अब देखो बच्चों, जलवायु परिवर्तन की जब हम बात करते हैं तो चरवाहा समुदाय जनरली क्या करता है, जैसे कि जब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर या पंजाब साइड में एक समुदाय रहता है जिसका नाम है गुज्जर बक्करवाल, है ना। तो याद रखो, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि गुज्जर बक्करवाल ये समुदाय क्या करता है कि हमारे ऊपर ये है, आपका मान लेते हैं कि ये हिमालय की पहाड़ियां हैं, तो ये हिमालय की पहाड़ियों में ये गर्मी के मौसम में ऊपर की तरफ चले जाते हैं। जिस समय गर्मी के मौसम में सारे बर्फ पिघल जाते हैं, जो ये निम्न हिमालय है, शिवालिक वाला, है ना, या शिवालिक से थोड़ा ऊंचाई पे जहां पे बर्फबारी होती है ठंडी के मौसम में। लेकिन गर्मी के मौसम में जब यहाँ पे सारे बर्फ पिघल जाते हैं तो ये सारे अपने जानवरों को लेकर के ऊपर के उन सभी जगहों पे चले जाते हैं जहां पर अच्छा घास का मैदान होता है। और गर्मी के मौसम में बर्फ के पिघलने की वजह से वहां की मिट्टी में नमी होती है और वो पूरा जो इलाका है वो चरवाहों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चारागाह जैसा क्षेत्र बन जाता है। इसीलिए ये सारे लोग नीचे से ऊपर की तरफ चले जाते हैं, और जब शीत ऋतु में वहां पे बर्फबारी होने लगती है तो ऊपर से अपने जानवरों को लेकर के वो नीचे की तरफ आ जाते हैं। इस तरीके से इनका जो लाइफ है वो जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हो जाता है। आगे बात करते हैं शहरीकरण से। शहरीकरण की वजह से अक्सर ये देखा गया है कि जितना भी बड़ा बड़ा चरवाहा है, जो चरवाहों के लिए जो चारागाह का क्षेत्र हुआ करता था, उसके जहाँ पे घर बना दिए गए या सड़क बना दी गई या तो शहर बसा दिए गए, तो ये शहरीकरण भी कहीं ना कहीं जो है इनके लाइफ को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी नीतियां। सरकारी नीतियां भी ऐसी लगातार आई कि आप इतने सारे जानवरों को लेकर के जंगल के इस क्षेत्र में नहीं घुस सकते। देखो एक्चुअली में जंगल में घुसने से क्या क्या नुकसान होता है? देखिए, जब ये सारे चरवाहे अपने भेड़ बकरियों को लेकर के और जंगलों में चले जाते थे तो जंगल में जो नया नया पौधा निकल रहा होता था उसको जो है ये सारे खा जाते थे, जिस वजह से जंगल में जो है सो बड़े बड़ी लकड़ियां तो थी लेकिन जो नया पौधा जन्म लेता है ये सारा नहीं हो पा रहा था। इसीलिए सरकारी नीतियों ने भी इन्हें प्रभावित किया और धीरे धीरे चरवाहों की लाइफ बहुत ही ज्यादा समझ लीजिए चैलेंजिंग हो गया। तो इसमें कौन सा लाइफ आपको लगा कि कौन सा जो है कौन से कारक जो है वो प्रभावित किया इनके लाइफ को? तो आपको याद है ये सारा होगा उपरोक्त सभी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एकदम फटाफट जुड़े रहे और समझते रहे, एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करते हुए जहां संभव होगा वहां मैं इसे करने की पूरी कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, चरवाहों की जीवन शैली को सबसे ज्यादा किससे खतरा होता है? बताइए। क्वेश्चन है, आधुनिक तकनीकों से, कृषि के विस्तार से, व्यापारिक गतिविधियों से या पशुपालन से? तो चरवाहों की लाइफ स्टाइल सबसे ज्यादा यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा इनके लिए जो खतरा है ये बच्चों कृषि का विस्तार। कृषि के विस्तार करने के लिए क्या किया जा रहा है? जो चरवाहों के लिए जो चारागाह होता है उसे नष्ट करके वहां पे खेती करने लायक जो है वो जमीन तैयार किया जा रहा है, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या के बाद खेती ही है जिसकी वजह से सभी लोगों तक जो है खाने की चीजें उपलब्ध हो सकती है। इसीलिए अब ज्यादातर जो है वो चारागाह को नष्ट करके और वहां पर खेती लायक जमीन बनाया जा रहा है। चलिए, तो ये आपका सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। गुज्जर और बक्करवाल किस क्षेत्र के चरवाहों के रूप में प्रसिद्ध है? अभी अभी मैंने आपको बताया है कि गुज्जर और बक्करवाल जो है ये कहाँ के मुख्य समझ लीजिए कि चरवाहा समुदाय है। तो आपका सही क्वेश्चन है, सॉरी ऑप्शन है राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या बिहार।
तो सही जवाब क्या होगा आपको जल्दी से बताना है। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर, है ना। जम्मू कश्मीर पंजाब वाले साइड में जो है वो आपको गुज्जर और बकरवाल समुदाय देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चरवाहे आमतौर पे किन क्षेत्रों में निवास करते हैं? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चरवाहे जो है वो किस क्षेत्र में ज्यादातर निवास करते हैं? क्या वो शहरी क्षेत्र में रहते हैं? नहीं भाई। मैदानी क्षेत्र में? नहीं। मरुस्थल, पहाड़ी और चारागाही क्षेत्र में? यस। ये मरुस्थलीय भाग में, पहाड़ी वाले क्षेत्र में, या तो चारागाह। देखो पहाड़ी से और चारागाह की तरफ वो जाते ही है। चारागाह का इलाका ही उनके लिए सबसे अच्छा होता है क्योंकि इतने सारे जानवरों को खिलाने के लिए जो चारे की व्यवस्था है वो इन्हीं क्षेत्रों में संभव है। इसीलिए सारे लोग जो है वो इन क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं। समुद्री तट पे बिल्कुल नहीं, है ना। हाँ, समुद्री तट से कभी कभी आप पढ़े होंगे, यदि आपने अपने बुक को अच्छे से रीड किया है तो आपको पता होगा वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। मरुस्थलीय भाग से पहाड़ी में, पहाड़ी से उन सभी क्षेत्रों में जहां पे चारागाह उपलब्ध हो सकता हो, ऐसे क्षेत्रों में ये मूव करते रहते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आता है आपके सामने पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस। मौलिक अधिकार को कब निलंबित किया जा सकता है? ये क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि मौलिक अधिकार हमारे पास कितने होते हैं। इसकी संख्या 6 है, ठीक है। सातवां कौन था? पहले 7 थे, अब 6 हो गए। तो सातवां कौन सा था? संपत्ति के अधिकार। तो संपत्ति के अधिकार को अब जो है सो हम हटा चुके हैं, ये मौलिक अधिकार में नहीं आता। कब हटाए? तो ये 1978 में हटाया जा चुका है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो 6 मौलिक अधिकार जो हमारे पास है, इसमें मौलिक अधिकार को निलंबित कब किया जा सकता है, मतलब इसको हटाया कब जा सकता है, सस्पेंड कब किया जा सकता है? तो याद रखना है, क्या ये त्योहारों पे? बिल्कुल नहीं। क्या आपके पास त्योहारों पर आपके मौलिक अधिकार आपसे छीन लिए जाते हैं? अरे क्या बात कर रहे हो। राष्ट्रीय छुट्टियों पे? बिल्कुल भी नहीं। आपातकाल में? बिल्कुल सही, यही जवाब होगा। आपातकाल में क्यों? देखो इमरजेंसी टाइम में जो है सो आपसे आपके मौलिक अधिकारों को छीन लिए जाते हैं। अब ये इमरजेंसी का टाइम पीरियड कब हो सकता है बच्चों? देखो ये तब हो सकता है जब गृह युद्ध हो जाए, है ना। गृह युद्ध का मतलब हमारे ही देश के अंदर आंतरिक लड़ाई हो जाए, एक राज्य दूसरे से लड़ गया, या तो किसी भी तरह का आर्मी एक्शन चल रहा हो, दंगे फसाद हो जाए, ऐसे समय में आपसे आपके मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है। अब मौलिक अधिकार जैसे कि देखो घूमने की आजादी आपका मौलिक अधिकार है ना। स्वतंत्रता है आपके सामने, तो स्वतंत्रता है, तो ऐसे समय में आपसे इसलिए मौलिक अधिकार को ले लिया जाता है ताकि आपकी सेफ्टी को सुनिश्चित किया जा सके, है ना। आपके स्वतंत्रता पर किसी भी तरह का कोई पाबंदी नहीं रहता, लेकिन आप सुरक्षित रहें ऐसे समय में, जिस समय युद्ध हो रहा हो, ऐसे समय में आप कहीं बाहर घूमेंगे तो आपके लिए वो खतरा हो सकता है। इसीलिए ऐसे सिचुएशन में जो है सो आपसे आपके मौलिक अधिकार को ले लिए जाते हैं। सिर्फ एक बात याद रखना कि एक अधिकार बच जाता है, वो है जीने का अधिकार, है ना। जीने का अधिकार, जीने का अधिकार तो रहेगा ही भाई, फिर हम बचेंगे कैसे, है ना। आर्टिकल अनुच्छेद 21 के तहत, है ना, बस यही आर्टिकल आपके यही अधिकार आपके पास बचे होते हैं, बाकी सारे अधिकार आपसे छीन लिए जाते हैं। तो याद रखना है ये कब हो सकता है, तो ये आपातकाल के सिचुएशन में होता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस का राजा कौन था? ये बहुत ही आसान सा, एकदम एकदम लल्लू सा क्वेश्चन है। ये है लल्लू, है ना। कौन है? लल्लू है, हाँ लल्लू क्वेश्चन है एकदम। फ्रांस का राजा कौन? तो लुई 16, है ना। बहुत ही आसान सा था। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसके बारे में आप क्या क्या बात कर सकते हैं? देखिए सबसे पहला लुई 16 जो है ये किस वंश के थे? तो याद रखना है ये बोर्बो वंश, है ना। कौन सा? तो बोर्बो वंश के राजा थे, है ना। बोर्बो वंश के राजा थे। और याद रखना है कि इनकी शादी जो है वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनियत से हुआ था। मैरी एंटोनियत, है ना, इनसे इनकी शादी हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। बहुत ही कम एज में इनको राजगद्दी मिल गई थी, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि टैले क्या था? बताओ टैले क्या था। देखो अब हम लोग जब पढ़ते हैं, जब आप हिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं अपने बुक से, तो आपने पढ़ा होगा, एक होता है टैले, एक होता है टाइद, है ना। एक होता है टाइद, एक होता है टाइल, है ना, वही है ये। तो टाइद जो होता है बच्चों, ये एक तरह का धार्मिक कर है। धार्मिक का मतलब समझ में आ रहा है ना, धर्म के आधार पे लिया जाने वाला एक तरह का कर है। लेकिन ये जो टैले है या टाइल जो है, ये आप क्या है? कृषि कर है। फ्रांस रिसर्च पार्टी सरकार पर किया गया खर्चा कर है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको याद रखना है ये एक तरह का कृषि कर है। क्या बच्चों? कृषि कर है, मतलब खेती पे लिया जाने वाला एक तरह का कर है। क्या? टैले। एक और क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर कि फ्रांस की मुद्रा क्या है? बताओ फ्रांस की मुद्रा। तो फ्रांस की मुद्रा आपको याद रखना है, ये है आपका फ्रांस की मुद्रा। आपका हो जाएगा क्या? फ्रांस की मुद्रा क्या हो जाएगा? फ्रांस की मुद्रा, वेट, एक होता है जर्मनी की मुद्रा। जर्मनी की मुद्रा देखिए ये हो जाएगा आपका लीब्रे। फ्रांस की मुद्रा होता है लीब्रे, ठीक है। और जर्मनी की मुद्रा यदि आ जाए तो ये आपको याद रखना है मार्क। क्या होगा? मार्क। तो फ्रांस की मुद्रा लीब्रे और जर्मनी की मुद्रा मार्क। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है। करेंसी याद रखना है उस समय में। अगला क्वेश्चन, फ्रांस की शुरुआत
सॉरी फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस घटना से होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है बहुत ही अच्छे से। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस घटना से हुई थी? क्वेश्चन है रोष, विद्रोह या बास्तिल पर आक्रमण या इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको पता होगा फ्रांस की क्रांति की जो शुरुआत है बच्चों, ये बास्तिल के किले पे आक्रमण के साथ शुरू हुआ था। आपने पढ़ा होगा, ये डेट था, ये समय था 14 जुलाई 1789। 1789 कितना आसान है, 1789। 14 जुलाई 1789 को जो है आपने सुना होगा बास्तिल का किला, ठीक है, बास्तिल ऐसे इंग्लिश में लिखते हैं। तो बास्तिल के किले के ऊपर जो है वो आक्रमण कर देती है फ्रांस की जनता, और आक्रमण करके जो है वो वहाँ के सारे जो ये जो किला होता है वहाँ पर बहुत सारे 7 या 8 कैदियों को जो है वो रिहा कर दिया जाता है, और उनके सारे जो लोहे होते हैं उनको तोड़ दिया जाता है, और सब सारे अवशेष जो बचते हैं, उसके दरवाजे होते हैं, खिड़कियां होती हैं, उन सभी को निकाल करके बेच देते हैं बाजार में जाकर, है ना। इस तरह से जो है ये विद्रोह स्टार्ट हुआ था, फ्रांस की क्रांति याद रखना है, ये आपका बास्तिल के किले पे आक्रमण के साथ ये शुरू होता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? तो फ्रांस की राजगद्दी पर बैठने वाला वो व्यक्ति जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट, ये कौन था बताना है। तो ये है फ्रांस का सम्राट, मैंने तो बता दिया पहले ही। अब नेपोलियन बोनापार्ट की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो इससे संबंधित आपको कुछ क्वेश्चन याद रखना है। नेपोलियन बोनापार्ट अपने आप को फ्रांस का सम्राट घोषित कर देता है, कब करता है? तो ये 1804 में कर देता है, ठीक है। 1804 में अपने आप को राजगद्दी पे बिठा लेता है। इसी के साथ में एक नेपोलियन की संहिता आता है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेपोलियन की संहिता, संहिता का मतलब ये होता है कि एक तरह का कानून का एक ऐसा संग्रह लाता है, एक तरह का समझ लो ऐसा कानून का एक लिस्ट लाता है जिसके तहत ये राजगद्दी पे बैठ करके और उस कानून के तहत ही शासन व्यवस्था चलाएगा। इसके साथ साथ जब आगे बात करते हैं तो काफी दिन के बाद इनकी महत्वाकांक्षा थी कि आसपास के बहुत सारे इलाकों को कैप्चर करके और अपना सीमा विस्तार करेगा। लेकिन एक युद्ध होता है 1815 में, आपने पढ़ा होगा, वाटरलू का युद्ध, है ना। वाटरलू कहाँ पड़ता है? तो अभी के बेल्जियम में पड़ता है। वहां पर जो है एक युद्ध होता है और इस युद्ध में जो है वो हार हो जाती है किनकी? तो यहाँ पर हार आप देखते हैं नेपोलियन बोनापार्ट की हार हो जाती है, और इस हार के बाद जो है वो सारा जितना भी क्षेत्र उन्होंने जीता था, इस सारे क्षेत्र को वर्साई की संधि के तहत सब वापस छीन लिया जाता है और सारा मेहनत बेकार हो जाता है। चलिए, तो याद रखना है नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित इतने सारे फैक्ट्स को भी याद रखना है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं ही राजा हूं और मेरा राज्य मेरा कानून है। ये किसने कहा था? किसने कहा था कि मैं ही राज्य हूं और राज्य मेरा कानून है? तो सोचो ये किसने कहा था, किस शासक ने कहा था? लुई 16 ने कहा था, या लुई 14 ने कहा था, लुई 15 ने? इन सभी के बारे में तो जिक्र ही नहीं भाई, तो कौन हो जाएगा? लुई 16। लुई 16 ने ऐसा कहा था कि मैं ही राज्य हूं और राज्य मेरा कानून है, ठीक है ना, इस तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। चलो लगभग हम लोग आधे से ज्यादा कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग कंप्लीट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के जननायक के लेखक कौन थे? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है कि फ्रांसीसी क्रांति के जननायक के लेखक कौन थे। इसका मतलब ये हुआ कि किनके लेखक की वजह से, किनके लेखन की वजह से जो है वो फ्रांसीसी क्रांति उमड़ पड़ती है। तो बच्चों आपको याद रखना है, ये है आपके रूसो, जया जॉक रूसो। ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने लेखन कला के दम पे फ्रांस में क्रांति एक ज्वाला इनके वजह से आ गया था, ठीक है। तो इसको याद रखना है, द स्पिरिट ऑफ द लॉज एंड द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक उपबंध, है ना, इंग्लिश में कहते हैं द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये सारी जो आपको 2 तरह की किताबें आपको देखने को मिलता है, ये सारी किताबें इनके द्वारा लिखी गई थी। एक और है मॉन्टेस्क्यू के द्वारा लिखा गया द स्पिरिट ऑफ द लॉज। इनके वजह से जो है ये फ्रांस की क्रांति जो है सो पूरी तरह से समाज में फैल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, किस वर्ष फ्रांस का संविधान बनाया गया था? तो फ्रांस का संविधान कब बनाया गया बच्चों? 1788, 89 या 91? तो देखो 89 में तो क्या हुआ था, क्रांति हुई थी, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्रांति हुई तो ये नहीं बनेगा। 1791 याद रखना है, नेशनल असेंबली, और नेशनल असेंबली के साथ साथ कैसे संविधान का प्रारूप तैयार किया गया, ये सारे मैंने चैप्टर में पढ़ा रखा है, इसी चैनल पे पढ़ा हुआ होगा, यदि आपको देखना हो तो देख सकते हो, है ना। तो नेशनल असेंबली और फिर किस तरह से डायरेक्टरी शासन और फिर धीरे धीरे नेपोलियन बोनापार्ट का उदय होता है, ये हम लोग पूरा एक फ्रांसीसी क्रांति के लिस्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन क्या है बताओ, किस युद्ध में नेपोलियन की हार होती? ये मैंने पहले ही पढ़ा, देखो ऑप्शन पढ़िए और जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दो, इसका सही जवाब क्या होगा, एकदम फटाफट बताना है। यदि आपने तैयारी कर रखा है तो फिर बिल्कुल भी आपको तकलीफ नहीं हो रहा होगा, आप बहुत आराम से बता पा रहे होंगे।
है ना। तो क्वेश्चन पढ़े और जल्दी से इसका जवाब दे कि किस युद्ध में नेपोलियन की हार हो गई थी। तो इसका सही जवाब बच्चों क्या होने वाला है, इसका सही जवाब है पेरिस का बिल्कुल नहीं, वेर्डून का नहीं, इनमें से कोई भी नहीं, वाटरलू का युद्ध। और वाटरलू मैंने आपको अभी भी बताया है कि वाटरलू कहाँ है, वर्तमान बेल्जियम में पड़ता है, मतलब बेल्जियम का वो हिस्सा जहां पर वाटरलू था वहीं पर युद्ध होता है और नेपोलियन की हार हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है रूसी संसद को क्या कहते हैं। अब यहाँ पे दो चीज है ना, एक रूसी संसद को क्या कहते हैं और जर्मनी के संसद को क्या कहते हैं, दोनों आपको बताना है। देखिए तो सबसे पहला राइक्सटाग, ड्यूमा, कांग्रेस या इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको जल्दी से समझ में आ जाना चाहिए कि रूसी संसद जो है, रूसी संसद को हम कहते हैं बच्चों ड्यूमा कहते हैं, और जर्मन संसद जो होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो राइक्सटाग कहते हैं। ठीक है, इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों संसद याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पिछले बार आया हुआ है और हो सकता है कि इस बार दूसरा वाला चेंज करके दे दे। तो रूसी संसद जो है इसे हम लोग कहते हैं ड्यूमा, और जो जर्मनी का संसद है उसे कहते हैं राइक्सटाग। क्या कहते हैं बच्चों, तो राइक्सटाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हिटलर का जन्म कहां हुआ था। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हिटलर, एडोल्फ हिटलर जो है ये कहां के तानाशाह थे, तो ये जर्मनी के तानाशाह थे, लेकिन इनका जो जन्म हुआ था बच्चों ये ऑस्ट्रिया में हुआ था। कहां हुआ था, ऑस्ट्रिया, याद रखना है। इनका जन्म जो है वो ऑस्ट्रिया में हुआ था। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ये तो मत पूछिए कितना इंपॉर्टेंट, इसे आप वीवीआई या जितना भी आप कहें वीवीआई स्क्वायर, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर कर दो भाई, है ना। वीवीआई स्क्वायर है ये, सोचो कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कब स्थापित की गई थी और ये कहाँ है, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो ये दोनों ध्यान रखेंगे। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कब स्थापित की गई थी बच्चों, तो ये याद रखना है। इसका सही जवाब क्या हो सकता है बताओ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये क्वेश्चन को आपको जरूर अच्छे से याद करके जाना है ना। तो इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1906 में बनाया गया था। ठीक है, और कब, सॉरी कहां, तो ये याद रखना है आपको, देहरादून। कहां, देहरादून। अब देहरादून किसकी राजधानी है, तो ये है उत्तराखंड, है ना। यूके, यूनाइटेड किंगडम मत सुन लेना, उत्तराखंड, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में आपका 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में की गई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम फटाफट जवाब देना है बच्चों। चलो देखो, बताना है 1 मील लंबी रेल लाइन बिछाने में कितने स्लीपर्स की आवश्यकता होती थी। अब आप सोच रहे होंगे सर स्लीपर्स क्या है, तो स्लीपर्स बच्चों जैसे कि आपने देखा होगा रेल की पटरी होती है और रेल की पटरी के बीच बीच में आप लोग देखे होंगे, अभी तो ये चीजें सारे सीमेंट के बने हुए आते हैं, लेकिन पहले ये लकड़ी का बना हुआ होता था। तो ये जो रेल की पटरियां होती थी उनके बीच में इस तरह से जो दिए जाते थे, ये मोटे मोटे लकड़ी का ही दिया जाता था। तो ये जो लकड़ियां थी इन्हीं को कहा जाता है आपका स्लीपर्स। तो कहता है यदि 1 मील लंबी रेल लाइन हम बना रहे हैं तो उसमें लगभग कितनी जो है वो स्लीपर्स यूज किए जाते थे। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब पहला ही है, 1700 से लेकर के 2000 जो है वो स्लीपर्स लग जाते थे 1 मील लंबी रेल लाइन बिछाने में। ठीक है ना। उम्मीद है आप लोगों ने ये सारा क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आपके हिस्ट्री चैप्टर्स में। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा है, भारतीय वन सेवा की शुरुआत कब हुई। ये भी इंपॉर्टेंट है ना। सारे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक लिस्ट बना करके आपके सामने पेश कर दिया है, इसीलिए सारे क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से स्टडी करके जाना है ना। एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं और कंफ्यूजन वाले हैं थोड़े थोड़े। भारतीय वन सेवा की शुरुआत कब हुई बताओ, तो ये आपका याद रखना है 1864, 1857, 1861 या कोई भी नहीं। तो सभी ने कुछ भी नहीं होगा, सही जवाब है बच्चों आपका 1864। 1864 में वन सेवा की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, कहीं ऑप्शन 1865 कहीं कहीं लिखा रहता है, तो आप ध्यान रखें 1864 या तो 1865, ये दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। हालांकि इस समय स्थापित किया गया था और काम शायद इस समय शुरू हुआ था, तो इस तरह से इस दोनों में थोड़ा थोड़ा आपको अंतर देखने को मिल सकता है। कोई बात नहीं, ऑप्शन दोनों नहीं देगा लेकिन कोई एक ही देगा। अगला क्वेश्चन, 1945 में जापान और अमेरिका में बमबारी, सॉरी जापान ने अमेरिका में बमबारी कहां किया था बताओ बताओ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से संबंधित क्वेश्चन है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो अंत है, अंतिम घटना आपने सुना होगा कि जापान जो है वो अमेरिका के ऊपर बम गिरा देता है, जिस वजह से अमेरिका फिर जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिराता है, जिसके बाद जापान सरेंडर करता है और लगभग आपका युद्ध खत्म होता है। तो सबसे यहाँ क्वेश्चन है कि जापान ने अमेरिका के किस जगह पर जो है वो बमबारी की थी, तो पर्ल हार्बर, हिरोशिमा, नागासाकी या कुछ भी नहीं। तो हिरोशिमा और नागासाकी ये दोनों तो जापान में, कहाँ है, जापान में। लेकिन क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि जापान ने अमेरिका के किस जगह पे डाला था बम, तो ये आपका आंसर हो जाएगा पर्ल हार्बर। इसका जवाब है पर्ल हार्बर। और पर्ल हार्बर जो बच्चों ये एक तरह से अमेरिकी नौसेना का एक पूरा हब था, लेकिन यहाँ पर जब पर्ल हार्बर पर जब बम गिरा दिया गया तो अमेरिका को बहुत नुकसान हुआ और तब अमेरिका जो है वो युद्ध में हिस्सा लिया। और युद्ध में हिस्सा लेकर के अमेरिका में हिरोशिमा और नागासाकी, ये दोनों आपको याद होना चाहिए, 6 अगस्त और 9 अगस्त।
6 अगस्त और 9 अगस्त को जो है सो बमबारी करके और जापान को सरेंडर होने पे मजबूर कर देता है ना। तो ये था आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर से कुछ संबंधित घटनाएं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, अमेरिका का स्टॉक मार्केट क्या है बताओ। अमेरिका का स्टॉक मार्केट का नाम क्या है? न्यू मार्केट, वॉल स्ट्रीट मार्केट, स्टॉक या कुछ भी नहीं। तो इसका सही जवाब है वॉल स्ट्रीट, है ना, याद रखना है वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। पूरा नाम यदि आप कहो तो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है ये अमेरिकी शेयर मार्केट या तो स्टॉक मार्केट जो है इसका ये जो है वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज इसका नाम है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इटली में किसने क्रांति लाने की योजना बनाई थी बताओ। इटली जो है इटली में क्रांति लाने की योजना किसने बनाई है? जोसेफ मैज़ीनी ने, कार्ल मार्क्स ने, रूसो ने या कुछ भी नहीं? तो ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होगा, जोसेफ मैज़ीनी, है ना। जोसेफ मैज़ीनी के नेतृत्व में जो बच्चों याद रखना है आपको कि इटली को एक तरह से एकीकृत किया गया था। क्रांति लाने के बाद जो है वो इटली का एकीकरण इनके नेतृत्व में होता है, ये भी आपको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था बताओ। अब ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बताओ भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था? आपको बताना है जल्दी से। क्वेश्चन है, ऑप्शन है महात्मा गांधी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल। तो जब भी संविधान निर्माण की बात होती है ना, तो इसका मसौदा तैयार करने वाले जो व्यक्ति थे इनका नाम है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अब बच्चों सबके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो, जब हम संविधान सभा की बात करते हैं तो संविधान सभा के ये कोई मेंबर कभी रहे ही नहीं, है ना। यही है महात्मा गांधी जो कभी भी संविधान सभा के कभी भी मेंबरशिप नहीं लिए। जबकि हम बात करते हैं बी.आर. अम्बेडकर के, तो ये प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। कौन? संविधान बनाने के लिए जो प्रारूप कमेटी का थे उनके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। जब हम बात करते हैं कि इसके अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, अस्थाई अध्यक्ष कहाँ के? तो संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष की बात करते हैं जब हम, तो ये आ जाते हैं राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। जब हम अस्थाई बात करते हैं, अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? अस्थाई अध्यक्ष तो इसमें आ जाता है आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। याद रखना है बच्चों, क्या है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, है ना। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है ये आपके अस्थायी अध्यक्ष हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह से आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरे नंबर पे यदि यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो एक ये पूछ सकता है ना, कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने छाट करके लाया है आपके लिए। तो ये सारे क्वेश्चन आपके जहन में होने चाहिए और एग्जाम में प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करते हुए आप इन सभी क्वेश्चंस का सही जवाब देके आए, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में संशोधन करने के लिए शक्ति किसके पास होता है बताइए? प्रधानमंत्री के पास होता है, संसद के पास होता है, या राष्ट्रपति के पास होता है, या सुप्रीम कोर्ट के पास होता है? तो बताइए, कभी भी संविधान में कोई संशोधन किया जाएगा तो वहां पर जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही कुछ कर सकता है ना। तो यहाँ पर जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि का हेड होता है प्रधानमंत्री, बट ये अकेले कुछ नहीं कर सकता, राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट की बात ही छोड़ो, तो कौन होगा? संसद। संसद जहां पर ढेर सारे कौन बैठे होते हैं? तो एमपीज बैठे होते हैं ना। और ये सारे एमपीज चूंकि चुने हुए लोग होते हैं तो इन्हीं के द्वारा संविधान में क्या किया जा सकता है? संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। इस तरह से आप थोड़ा सा कहीं स्मार्टली प्ले करोगे और थोड़ा सा दिमाग लगा करके सोचोगे ना, तो आपको सारा आंसर, खासकर पॉलिटी का क्वेश्चन, आप बड़े आराम से बना पाओगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है बताओ? भारत के राष्ट्रपति को कौन चुनते हैं? हम डायरेक्ट वोट तो नहीं देते इसको, है ना, हमारा डायरेक्ट वोट इनका नहीं होता है। मतलब जनता चुनती है क्या? नहीं भाई, सांसद और विधायक चुनते हैं, बिल्कुल सही है ना। सांसद का मतलब एमपीज और विधायक का मतलब होता है एमएलए, है ना। तो जितने एमएलए या एमपीज होते हैं बच्चों, यही सारे लोग किसको चुन लेते हैं? तो ये चुन लेते हैं आपके राष्ट्रपति को। यदि आप क्वेश्चन अभी वर्तमान के हिसाब से देखें तो अभी के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो ये है श्रीमती जरूर लगाएं, है ना, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, है ना। ये रखना है, ये सबसे पहली फर्स्ट आपकी आदिवासी महिला राष्ट्रपति है, आदिवासी महिला राष्ट्रपति है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, सबसे फर्स्ट आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन हो जाएंगी? तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और सबसे पहली महिला राष्ट्रपति कौन है बताओ? जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दो। सबसे पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखें, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम जल्दी से बताना है। क्वेश्चन है, राज्य के मुख्यमंत्री जो सीएम है भाई, है ना, चीफ मिनिस्टर जो है, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, राज्यपाल करते हैं, या सीजेआई मुख्य न्यायाधीश करते हैं? बताना है। तो कौन करते हैं बच्चों? इसका सही जवाब आपके सामने आ चुका होगा आपके दिमाग में, ये कौन है? तो राज्यपाल, है ना। किसी भी स्टेट के जो गवर्नर है,
कौन है? गवर्नर है, इनके द्वारा नियुक्ति की जाती है वहां के मुख्यमंत्री का। ठीक है, गॉट इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अब हमारे पास बहुत क्वेश्चन नहीं है, अब सिर्फ हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। 50 क्वेश्चन हमारे पास है। उम्मीद है आप लोगों का जोश एकदम कम नहीं हुआ होगा और एकदम फटाफट सारे क्वेश्चन का जवाब देना है। भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है बताओ? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। देखिए, एक तो होता है केंद्र लेवल का चुनाव, एक होता है राज्य लेवल का चुनाव, और एक होता है स्थानीय सरकार में जो चुनाव होते हैं। ठीक है ना? स्थानीय सरकार में मतलब जैसे कि मुखिया का चुनाव हो गया, वार्ड सदस्य का चुनाव हो गया, पंचायत समिति, जिला परिषद का जो चुनाव होता है इसे हम लोग क्या देंगे? स्थानीय। और राज्य लेवल पे सीएम का चुनाव, यहाँ पर पीएम का चुनाव या एमपी एमएलए जो भी चुने जाते हैं, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर एमएलए। ठीक है, यहाँ पर जब हम चुनाव की बात करते हैं तो यहाँ पर जो चुनाव करता है, यहाँ कौन चुनाव करवाता है और यहाँ कौन करवाता है? तो बच्चों आप पढ़े होंगे, यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं करवाते चुनाव, निर्वाचन आयोग करवाता है। कौन करवाता है? निर्वाचन आयोग। अब दो तरह के निर्वाचन आयोग, ये दोनों जो है सीएम और पीएम के टाइम में, ये दोनों जो होता है ये निर्वाचन आयोग करवाता है चुनाव। ठीक है, निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग जो है वो चुनाव करवाते हैं किस चीज के लिए? एमपी एमएलए या तो सीएम पद का इलेक्शन के लिए। एमपी एमएलए इन दोनों का जो चुनाव है वो इनके द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। जबकि स्थानीय लेवल पे जब हम बात करते हैं कि स्थानीय लेवल पे जो चुनाव होता है, इनकी ये किसकी जिम्मेदारी है? तो ये याद रखना है आपको, राज्य चुनाव आयोग। राज्य चुनाव आयोग। अब ये क्या होता है सर? देखो, किसी भी राज्य में, जहां पर जिस राज्य में स्थानीय लेवल पे ये चुनाव हो रहा है, मान लो मुखिया का चुनाव हो रहा है, तो जिस राज्य में हो रहा है वहां की जो राज्य चुनाव आयोग है वही यहाँ पर चुनाव करवाती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है साइड से कि निर्वाचन आयोग यहाँ पर आपका केंद्र और राज्य सरकार में पीएम सीएम पद के लिए चुनाव होते हैं, जबकि यहाँ पर जो है वो मुखिया जी के लिए चुनाव हमारा राज्य चुनाव आयोग करवाती है। चलो अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वैश्विक आर्थिक महामंदी कब आई थी बताओ? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि ये 10th में भी आप पढ़ोगे, बट 9th क्लास में भी ये दिया है हल्का सा कि वैश्विक आर्थिक महामंदी जो है ये कब आई थी। तो इसका सही जवाब आप पढ़े हैं, इसका सही जवाब आप जानते होंगे 1900, 1920, 1929, 1940। तो सही जवाब है 1929। 1929 से लेकर के 1932 तक समझ लीजिए, इसका सबसे बड़ा असर हमें देखने को मिलता है। वैश्विक आर्थिक महामंदी जो है ये 1929 में आपका स्टार्ट हुआ था। चलो बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 44, भारत के याम्योत्तर रेखा किस स्थान से गुजरती है? अब आज हम बात करते हैं, थोड़ा सा हम इस पे डिस्कशन कर लेते हैं ताकि हम और भी कुछ प्रश्नों को सीख सके। ठीक है बच्चों, देखो मान लेते हैं इस तरह से आपका इंडियन मैप। ठीक है, अब देखो यहां पर हमें क्या समझना है, यहाँ ये समझना है बीचों बीच से आपको सबसे पहले 2-3 क्वेश्चन को एकदम अच्छे से याद करो कि भारत से सबसे पहले ये सोचो कितने कर्क रेखा गुजरती है ना? तो कर्क रेखा जो होता है, कर्क रेखा, ये कर्क रेखा टोटल कितने गुजरते हैं? तो 8 राज्यों से गुजरते हैं। अब यदि आपको याद नहीं है कि ये 8 राज्य कौन है, तो याद रखना है आपको मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़। ठीक है ना? अब कैसे? मी से आपका हो जाएगा मिजोरम जो यहाँ पड़ता है, त्र से हो जाएगा त्रिपुरा जो कि यहाँ पड़ता है, उसके बाद प नहीं है, र से आपको याद रखना है राजस्थान। ठीक है, यहाँ राजस्थान, ये राजस्थान का इलाका में। ठीक है, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और यहाँ पर झा से झारखंड। ठीक है, तो मित्र पर गमछा झाड़, प से भी कुछ हो सकता है क्या? ना, प से कुछ भी नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 हुआ। फिर ये कैसे हुआ? मित्र पर गमछा झाड़, यहाँ पे आपका हो जाएगा मिजोरम, त्रिपुरा, सॉरी प से पश्चिम बंगाल है ना, ये पश्चिम बंगाल। ठीक है ना? तो टोटल 8 हो जाते हैं, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो बच्चों याद रखना है टोटल 8 राज्यों से जो होकर के आपका ये कर्क रेखा गुजरती है। अब इससे और क्या समझ सकते हैं आप? सबसे पहले जब हम पूरे इस वर्ल्ड लेवल पे, जब हम पूरे ग्लोब पे जो है, यदि हम भारत की स्थिति देखते हैं तो सबसे पहले ये उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है यहाँ पर। ठीक है, इसके साथ साथ ये है बच्चों, इसका नाम है GMT लाइन। ठीक है, यहाँ पर GMT है ना। अब GMT लाइन और यहाँ पर जो भारत से होकर के गुजरता है, इस लाइन को हम कहते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, मतलब भारत मान्योत्तर रेखा। अब जब हम इसकी बात करते हैं IST, तो IST और GMT ये दोनों में याद रखना है आपको। ये है आपका IST और ये है आपका GMT और IST के बीच में 5.5 घंटे का अंतर है ना, 5.5 घंटे का अंतर है। जबकि भारत में ही जब हम बात करते हैं कि यहाँ अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले आपका सूर्योदय होता है और यहाँ है ये गुजरात।
तो यहाँ से यहाँ तक आने में यदि हम टाइम डिफरेंस देखते हैं बच्चों, तो ये जो टाइम डिफरेंस है ये लगभग 2 घंटे का होता है। कितना होता है? तो 2 घंटे का अंतर हमें यहाँ देखने को मिलता है, जबकि IST और GMT लाइन के बीच में 5.5 घंटे का अंतर होता है। ठीक है ना? अब देखो, जैसे कि GMT कहाँ से गुजरता है? ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, ये ग्रीनविच से गुजरता है। ठीक है, याद रखना है आपको। जबकि IST जो है वो भारत के यूपी के मिर्जापुर से गुजरता है। ठीक है, ऐसे याद रखना है। तो भारत के मिर्जापुर से ये लाइन गुजरती है, IST लाइन, जो भारत के ठीक बीचों बीच में है, और GMT लाइन पूरे विश्व के ग्लोब के ठीक बीचों बीच में है GMT लाइन। ठीक है ना? ये सब आपको इन्फॉर्मेशन याद होना चाहिए, आप विशेष इसकी पढ़ाई करे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? मिर्जापुर। यूपी के मिर्जापुर से जो है ये सारी आपके IST लाइन जो है ये गुजरती है मिर्जापुर से। अगला क्वेश्चन बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलो बताओ, क्वेश्चन है आपके सामने, पढ़ना है एकदम बढ़िया से। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? तो जब आप अपवाह तंत्र पढ़ते हैं क्लास 9th के ज्योग्राफी में, तो वहां आपको देखने को मिलता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में हम कहते हैं सांगपो नदी। क्या कहते हैं? सांगपो नदी। अब देखो, यदि आप थोड़ा सा जाने, यदि आप सीखने की कोशिश करें, तो ये मानसरोवर झील के नजदीक से आपका निकलता है कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। और ये है तिब्बत का इलाका, चीन का तिब्बत वाला हिस्सा। यहां से ये नदी गुजरती है, इधर हम इसको नाम देते हैं सांगपो नदी। ठीक है ना बच्चों, याद रखना है सांगपो नदी। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पर याद रखना है एक नामचा बरुआ करके एक पहाड़ है। यहाँ से ये नदी ऐसे यू करके अंदर घुस जाती है, इंडिया में आ जाती है। और जब इंडिया में आती है तो इस वाले क्षेत्र में, अरुणाचल वाले क्षेत्र में, इसका नाम दिहांग दिबांग होता है। क्या होता है? दिहांग दिबांग के नाम से यहाँ पे प्रसिद्ध है। इसके बाद बच्चों ये असम वाले इलाके में जाता है, और असम वाले इलाके में पहली बार इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। ठीक है ना? तो ये नदी का नाम ब्रह्मपुत्र जो है वो असम वाले क्षेत्र में है। असम वाले क्षेत्र में जाने के बाद ये बांग्लादेश में चली जाती है, और बांग्लादेश में गंगा नदी के साथ मिल करके और फिर बंगाल की खाड़ी में सुंदरवन का डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ये तमाम जानकारियां आपने ज्योग्राफी में जरूर पढ़ा होगा। चलिए, तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा सांगपो नदी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हम लोग बहुत ही नजदीक हैं अपने, समझ लीजिए आज के इस क्लास के बहुत ही नजदीक है लास्ट होने में, तो आपको अच्छे से क्वेश्चन का जवाब देना है। जो बचे हुए क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराती है? बताओ, शिक्षा का अधिकार आपने पढ़ा होगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वो किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क जो है वो शिक्षा उपलब्ध करवाता है? 3 से 12 साल के बच्चे, 12 से 15, 6 से 14 या 8 से 14। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध होती है सरकार के द्वारा। ठीक है, प्राथमिक विद्यालयों में या तो सब तरह के सरकारी विद्यालयों में एकदम मुफ्त शिक्षा दी जाती है शिक्षा के अधिकार के तहत। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? बताओ बताओ बताओ, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? बताओ, क्या ये जल से संबंधित है, या दूध से संबंधित है, या प्याज से संबंधित है, या मछली से संबंधित है? तो देखो, इसके लिए याद रखना है आपको दूध, है ना? दूध जो है ये श्वेत क्रांति के लिए फेमस है। अब क्रांति जब हम पढ़ते हैं तो याद रखना है, हरित क्रांति आप पढ़े होंगे। हरित क्रांति वो चावल और गेहूं जो है, चावल और गेहूं के उत्पादन पे जोर देता है, हरित क्रांति, है ना? इस तरीके से आपको ये सारे याद रखने हैं। उसके बाद ये प्याज है, ये आपका शायद पीली क्रांति में आता है। इस तरीके से श्वेत क्रांति आपने पढ़ लिया, ये किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, अच्छे से देखें और बताएं कि सही जवाब क्या होना चाहिए। क्वेश्चन है, भारत में स्वीकृत औसत कैलोरी मान। कैलोरी समझते हो क्या? कैलोरी का मतलब होता है हमें एनर्जी कितना मिलना चाहिए, किस तरह का हम खाना खाएं कि हमें इतनी कैलोरी मिली। तो ये कहता है भारत में स्वीकृत औसत कैलोरी प्रतिदिन के हिसाब से ये आवश्यकता कितनी है? औसत है बच्चों, देखो औसत, ठीक है ना? औसतन कितना हमारे सामने कैलोरी होना चाहिए हर दिन, ताकि हम मतलब समझ लीजिए एक स्वस्थ जिंदगी जी सके। तो इसमें आपके ऑप्शन है 1200, 1000, 2200 या 2500। तो सही जवाब क्या होना चाहिए? औसत कैलोरी की जब हम बात करते हैं भारत में तो ये होना चाहिए 2500। ठीक है, अब आप पढ़ेंगे अपने बुक में बहुत ही अच्छे से, तो वहां पे अलग अलग तरह का आपको डेटा देखने को मिलेगा। शहरी क्षेत्र का अलग, उसके बाद गांव के लिए अलग, मेल के लिए अलग, फीमेल के लिए अलग, तो वो ठीक है। अब यहाँ पर जब हम औसत की बात करते हैं तो औसत कितना हो जाएगा आपका? 2500 कैलोरी जो है ये आपका हो जाता है। चलिए अब 49 एकदम हम लोग सेकेंड लास्ट पे आ चुके हैं बच्चों, और आप लोग अभी तक बने हुए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपने पूरा देखा है, हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश की है। तो ये क्वेश्चन भी हमारे सामने आ चुका है, और पढ़ने की कोशिश करें और जल्दी से जवाब दें। केरल में किन उपायों से निर्धनता में कमी आई है? बताओ। निर्धनता आप जानते हैं, पॉवर्टी लाइन निर्धनता रेखा होता है।
अच्छा, कहीं एग्जाम में आ जाए कि निर्धनता रेखा ये क्या है, बताओ निर्धनता रेखा क्या है। हो सकता है एग्जाम में आपके दे दे ऑप्शन बना करके। तो निर्धनता रेखा एक ऐसी रेखा है जो ये दिखाता है कि किसी भी क्षेत्र के लोगों को अपने न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति हो रही है या नहीं, है ना। तो ये इस बात से तय होता है कि उसकी जो न्यूनतम आवश्यकताएं होती हैं, रोटी कपड़ा मकान के से लेकर के आज के समय में शिक्षा भी बहुत जरूरी है, इन सब चीजों में वो जो है सो कहाँ पे स्टैंड करता है। निर्धनता रेखा जो होता है वो न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है नहीं, इस बात को लेकर के ये रेखा तय किया जाता है। और इस तरह से एपीएल और बीपीएल आपने पढ़ा होगा, है ना। एक होता है एपीएल एबव पॉवर्टी लाइन और बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन। इससे तय होता है कि निर्धनता रेखा क्या है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, मानव संसाधन। मानव संसाधन जो है इसको लेकर के केरल में जो है वो निर्धनता में कमी देखा गया है। मतलब केरल के जो लोग हैं वो मानव संसाधन पे सबसे ज्यादा पैसे खर्च करके और वहां पर अपनी व्यवस्था को बहुत ही अच्छे से बनाए और वहां पर निर्धनता रेखा में बहुत ही अच्छे से हमें कमी देखने को मिलता है। वहां पे निर्धनता बिल्कुल नहीं है। अब इसी से संबंधित क्वेश्चन क्या आ सकता है कि सबसे ज्यादा निर्धनता कहाँ देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा निर्धनता यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा निर्धनता हमें देखने को मिलता है बिहार में। ठीक है बच्चों, बिहार उड़ीसा। ठीक है, बिहार के बाद उड़ीसा। इसके बाद हम बात करते हैं कि सबसे कम निर्धनता कहाँ देखने को मिलता है। तो ये आपका गोवा में देखने को मिलता है, याद रखना है, गोवा में सबसे कम निर्धनता देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन ये सारे कंप्लीट होते हैं। और अंतिम क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा 50 नंबर क्वेश्चन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया था, बताओ। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया। तो बच्चों इसका सही जवाब याद करने वाला, इसमें कुछ समझाना नहीं है, ये आपका 2013 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो फाइनली हम लोगों ने कंप्लीट किया है आज के इस सेशन को बहुत ही अच्छे से। और आप लोगों ने मेरा साथ दिया, आप लोगों ने इसे पढ़ा, आप लोगों ने इससे अपना फायदा लिया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। हमारा क्लास यहाँ पे एंड कर रहा है और आप लोगों ने अभी तक मेरा साथ दिया, इसके लिए आपको थैंक यू वेरी मच। और सिर्फ मेरे साथ देने से नहीं होता है, यदि आप इसे याद कर पा रहे हैं और इससे आपको एग्जाम में कुछ भी फायदा होता है तो समझ लीजिए कि मेरा आज का प्रयास बहुत ही सफल रहेगा। इसीलिए आपको सारे क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से देखने चाहिए, एक बार नहीं तो 2 बार देखने चाहिए। यदि आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और यदि आप भूल रहे हैं बार बार, तो उसे 1-2 बार लिख लें, है ना। और अपने उन साथियों को भी इसे जरूर शेयर करें जिसे इसकी सख्त जरूरत है। आपके साथ साथ उन्हें भी इसका फायदा हो सकता है और सबके एग्जामिनेशन बहुत ही अच्छे से हो जाए, यही मैं कहना चाहूंगा। और मैं आपके साथ बिल्कुल हूं और आपकी तैयारी के लिए मैं लगातार कुछ ना कुछ प्रयास करते रहता हूं। इसीलिए यदि आपको कुछ भी फायदा हुआ है आज के इस क्लास से तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने उस दोस्तों को भी फॉरवर्ड कर दें जिन्हें इसकी जरूरत है। चलिए बच्चों, तो अपना स्कोर को सबसे पहले लिखें, तो हाँ अभी लिखें साथ साथ में अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आउट ऑफ 50 आपने कितना गेन किया है, कितना आपकी तैयारी है, ये मैं देखना चाहता हूं। इसीलिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपने कितना स्कोर किया है एट द लास्ट मोमेंट। ठीक है बच्चों, चलिए तो इसी के साथ आज का क्लास खत्म करते हैं। ठीक है, और ऐसे ही नए नए तरह के क्लासेस आपको देखने को मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आपको जो है सो अभी के क्लास को अच्छे से देखना है, एनालाइज करना है, खुद का जवाब यहाँ कमेंट बॉक्स में देने हैं। और तब तक फिर मिलते हैं अगले क्लास में फिर से एक नए शानदार वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए, बने रहिए गुरुकुल साथी के साथ और जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।